जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज जो बात मैं करने वाला हूं, अभी 1-2 दिन पहले ही चुनाव आयुक्त महोदय ने चुनावों के तिथि की घोषणा की है और उन्होंने ये घोषणा की है कि केवल हरियाणा के और जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव होंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में ये बताया है कि महाराष्ट्र में बारिश बहुत हुई है, महाराष्ट्र में दिवाली है, महाराष्ट्र में श्राद्ध है, महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव है और महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि बारिश हुई है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे त्योहार हैं, इसलिए अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। अब ये चुनाव आयुक्त महोदय हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, हिंदू धर्म के हैं, उन्हें सब कुछ पता है। भाई, जिस श्राद्ध की आप बात कर रहे हैं वो श्राद्ध जैसे महाराष्ट्र में होते हैं वैसे ही हरियाणा में होते हैं, बल्कि हरियाणा उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा मनाया जाता है। हम लोग श्राद्धों में तर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, कौवे को, गाय को, सबको भोजन कराते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं और अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो ये केवल महाराष्ट्र में नहीं होता है, ये हरियाणा में भी होता है। लेकिन उन्होंने समझा कि हरियाणा कोई अलग देश है और महाराष्ट्र कोई अलग देश है। पानी तो यहां भी बरसा है और अभी तो भादो चल रहा है, अभी तो बिल्कुल शुरुआत हुई है। अभी तो पता नहीं कितनी बारिश हरियाणा में होने वाली है, लेकिन लगता है वो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बता दिया कि अभी 1.5 महीने के बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होगी और हरियाणा के अंदर बारिश नहीं होगी। हरियाणा का उन्होंने 1.5 महीने का हिसाब किताब पढ़ लिया और यहाँ चुनाव घोषित कर दिए और महाराष्ट्र में नहीं किए। चलिए, वो चुनाव सारे संवैधानिक अधिकार उनके हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी बात को मान जाते हैं। लेकिन जब से ये चुनाव घोषित हुए हैं उसके बाद से राजनीतिक फिजा जो है वो बदलने लगी है। जजपा के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और जजपा में मेरे को लगता है जब तक चुनाव संपन्न होंगे या अभी चुनाव के जब तक टिकट वितरण होंगे, शायद ही एक आध कोई एमएलए, जो 10 एमएलए उनके जीते थे उसमें से एक आधी एमएलए जेजेपी में बचेगा। आईएनएलडी ने जो बीएसपी के साथ समझौता किया है वो भी 2-3 सीटें शायद जीतने की स्थिति में हो जाए। और 2 दिन के अंदर ही ये पता चलने लगा है हरियाणा के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब। और आज के तारीख में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, जबकि आपने देखा जब पिछला चुनाव हुआ था 2019 का, उस समय एक तरह से लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने मान लिया था, बल्कि कांग्रेस हाईकमान ने भी मान लिया था कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती और जनता ने, वोटर्स ने भी मान लिया था कांग्रेस चुनाव जीत नहीं सकती, इसलिए इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है, जीतना बीजेपी को है, इसलिए उन्हीं को वोट दो। ये बात थी और शायद ही किसी ने ऐसी कल्पना की थी कि ये ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जहां पे बीजेपी को 40 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 10 सीटें मिलेंगी और जजपा को 10 सीटें मिलेंगी। और जजपा ने क्योंकि कांग्रेस के वोटों में तो बहुत सारे वोटों का बंटवारा किया था, इसलिए जजपा की जितनी 10 सीटों की सफलता थी उसने कम से कम 20 सीटें कांग्रेस को हरा दी थी। तो जब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अगर कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी, जबकि कोई सोच ही नहीं रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। इस बार तो कांग्रेस के बारे में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन का ट्रेंड है, जहां पे 10 में से 5 सीटें कांग्रेस और 10 सीटें में से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, बिल्कुल पार्लियामेंट की 5-5 सीटों का मतलब करीब 50-50% की लड़ाई है। और क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आप जानते ही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय कोई नहीं सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, वो तो इलेक्शन में जनता ने बता दिया और इलेक्शन अपोजिशन ने नहीं लड़ा, बेसिकली जो इलेक्शन लड़ा गया वो जनता ने लड़ा बीजेपी के खिलाफ। इसलिए 241 सीटें बीजेपी, मतलब बीजेपी को मिली और 233-234 सीटें इंडिया अलायंस को मिली और बिल्कुल करीब करीब इवन फाइट हुई। बाकी जेडीयू और टीडीपी और एकनाथ शिंदे और उनको आप छोड़ दें, तो इसका मतलब यह है कि करीब करीब इवन फाइट थी। उस स्थिति में जबकि तब तक देश के कम से कम 15-20 लोग ये 15-20% लोग ये मानते थे कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता, ही इज इनविंसिबल। और जब उन्होंने नारा दिया था इस बार 400 पार, तो उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल था और जो बीजेपी, कांग्रेस का और इंडिया अलायंस के कॉन्फिडेंस का लेवल था वो बहुत कम था। इनके बाद जो धन के स्रोत थे उसको भी बीजेपी ने बिल्कुल इनकम टैक्स के माध्यम से सुखा दिया था,
अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया था, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया था, और बड़े बड़े मनीष सिसोदिया वगैरह जेल में थे। वो तो मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई, अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है, और हेमंत सोरेन को बाद में बेल मिली, लेकिन इलेक्शन के टाइम में ज्यादातर बड़े नेता जो इंडिया अलायंस के थे वो जेल में थे। लेकिन इसके बावजूद फाइट इतनी तगड़ी हुई। तो इस बार के जो हरियाणा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव में जो अभी पहला एक ओपिनियन ली है न्यूज 24 ने, और न्यूज 24 आप जानते हैं थोड़ा सा विश्वसनीय चैनल है आज की तारीख में। बाकी गोदी मीडिया को अगर आप छोड़ते तो वो पूरी तरह से गोदी मीडिया नहीं है, कुछ उसके कार्यक्रम होते हैं एकाध, जहां जो एंकर हैं वो बिल्कुल गोदी मीडिया की तरह बिहेव करते हैं और लगता है कि ये गोदी मीडिया में क्यों नहीं जाते। लेकिन बाकी जैसे आपने गरिमा सिंह का प्रोग्राम देखा 7 बजे का, वो एक बिल्कुल निष्पक्ष चर्चा कराती हैं। संदीप चौधरी थे, वो भी निष्पक्ष चर्चा कराया करते थे, आजकल एबीपी न्यूज में हैं, अभी भी वो निष्पक्ष चर्चा कराते हैं। लेकिन एक आध 5 बजे का एक प्रोग्राम होता है, उसमें लगता है कि वो गोदी मीडिया के कुछ लक्षण उसके अंदर है। अदरवाइज न्यूज 24 इज ए सपोज टू बी ए समवॉट इंडिपेंडेंट चैनल। तो न्यूज 24 ने एक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की ओपिनियन ली। अब इस ओपिनियन में जो उसने पाया वो एक ट्रेंड सेटर है। अब ये फर्स्ट ट्रेंड है, अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, फर्स्ट ट्रेंड है। उसमें वो बताते हैं कि करीब 80% लोग कांग्रेस के समर्थन में, 15% लोग बीजेपी के समर्थन में हैं। माने बीजेपी का वो वोट बैंक जो 25-30% से कभी कमी नहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो भी घट के 15% पे आ गया है। जजपा दुष्यंत चौटाला की, जो पिछली बार के इलेक्शन में 10 सीटें जीती थी और उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचा के और इनको गंगा पार पहुंचा देंगे, उनको जमुना पार पहुंचा देंगे, पता नहीं क्या क्या नारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिए थे, और एंटी बीजेपी वोट को काट कर उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर 10 सीटें भी हासिल की थी और कांग्रेस को भी सीटें हराई थी। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के 7 उप मुख्यमंत्री बन गए थे। उन्होंने खूब आनंद लिया 4.5 साल आनंद लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई ये तो इलेक्शन टाइम में अगर हमारे साथ रहेंगे तो ये एंटी बीजेपी वोट तो काटेंगे नहीं, और जिस प्रकार की इनका परफॉर्मेंस रहा है और जिस प्रकार से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, तो सारा जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है कांग्रेस के पास चला जाएगा। तो उन्होंने फिर 6 महीने के पहले एक दूसरे को तलाक दे दिया, और जजपा जो है फिर इंडिपेंडेंट, वही गंगा पार पहुंचा देंगे, यमुना पार पहुंचा देंगे करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार का जो न्यूज 24 का ट्रेंड बताता है कि अगर 80% लोगों का इंडिकेशन कांग्रेस के समर्थन में है, 15% का बीजेपी के समर्थन में है, बीजेपी का भी सपोर्ट बेस घट गया है और जजपा का 1% पे आ गया है, इसका माने जजपा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो किसानों के साथ अन्याय हुआ, जो पंजाब से किसान आने वाले थे और उनको हरियाणा के बॉर्डर पे बोल्डर्स लगा के रोका गया, फिर उनपे बीएसएफ, सीआरपीएफ, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस लगाई गई, फिर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, फिर उनकी कारों को, ट्रैक्टरों को तोड़ा गया। तो वो सारी जनता ने वीडियो के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखा कि किसानों के साथ किस प्रकार का अनाचार और अत्याचार हुआ, जिसमें दुष्यंत चौटाला भी भागीदार थे। तो दुष्यंत चौटाला आज के तारीख में कोई मानने को हरियाणा के अंदर कम से कम तैयार नहीं है कि वो एंटी बीजेपी है। वो मान रहे हैं कि बीजेपी की ही एक पार्टी है जो कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए और कांग्रेस का वोट का, लेकिन इस बार वो वोट स्प्लिट नहीं हो रहा है। बीएसपी और आईएनएलडी का जो कॉम्बिनेशन है वो भी वोट स्प्लिट नहीं करा पा रहा है, और कंसोलिडेशन कांग्रेस की तरफ हो रहा है। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो पोल होते हैं ये हरियाणा के अंदर स्पेसिफिक नहीं है, इसमें इंडिया के बाकी देश के कोने कोने के लोगों ने वोट दिया होगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और ये भी हो सकता है कि इसमें बाहर के स्टेट के कितने हैं, हरियाणा स्टेट के कितने हैं, तो हो सकता है उसका प्रभाव हो। लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान के आज के तारीख में बीजेपी के फेवर में या अगेंस्ट का ट्रेंड है, उसका इंडिकेशन देता है। इसका मतलब यह है कि केवल हरियाणा की स्थिति नहीं है, अगर ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने वोट दिया है, और इसको सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल है कि इसमें हरियाणा के लोग कितने हैं और बाकी प्रदेशों के कितने हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल पता चल रही है कि आज के तारीख में जो थर्ड फोर्सेस है वो बिल्कुल खत्म हो गई। जैसे तेलंगाना में बीआरएस खत्म हो गई, उड़ीसा में बीजेडी खत्म हो गई, पंजाब के अंदर अकाली दल खत्म हो गया, हरियाणा के अंदर
ये खत्म हो गए, नेशनल लोकदल वाले और जजपा वाले, महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार खत्म हो गए। अब अजीत पवार भी इस चक्कर में है किसी तरह से वो वापस आ जाएं। कह रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी को अपनी भतीजे के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ लड़ा कर गलती की थी। तो एक प्रकार से वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि शरद पवार चाचा मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो भैया सारे केसेस विड्रॉ करने के लिए बीजेपी के साथ गया था, वहां पे मेरे सारे केसेस विड्रॉ हो गए, मुझे करप्ट कहना उन्होंने बंद कर दिया, वॉशिंग मशीन में मैं धुल गया, अब मुझे आप जो है वापस ले लीजिए, क्योंकि वहां तो मेरी दाल गलने वाली है नहीं, मुझे सीटें वीटें मिलेंगी नहीं। तो आपके छत्र छाया में अगर मुझे महाराष्ट्र के अंदर कुछ सीटें मिल जाएंगी तो भैया मेरा जीवन आगे का भी। लेकिन अब शरद पवार तो शरद पवार हैं, कूटनीति और रणनीति में उनका कोई सानी नहीं है, वो भी वापस लेने को तैयार नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने मंत्री हैं या सांसद हैं पटेले साहब, वो भी बीजेपी छोड़ के, अब सोचिए बीजेपी छोड़ के एक मंत्री और सांसद जो है वो कांग्रेस में जा रहे हैं। इसका माने महाराष्ट्र के अंदर भी ट्रेंड वही है, वहां भी लोग जो पहले कांग्रेस से बीजेपी की तरफ जाते थे आज के तारीख में समझ रहे हैं जमीनी हकीकत क्या है, स्थिति क्या है, इसलिए बीजेपी छोड़ के वो कांग्रेस की तरफ, शिवसेना की तरफ और बाकी इंडिया अलायंस की तरफ लोग आ रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि ये जो न्यूज 24 का सर्वे या इंडिकेशन है, सर्वे तो हम इसको नहीं कहेंगे, अगर 85% और 80% और 15% का रेशियो है और उसमें थर्ड फोर्सेस बिल्कुल खत्म हो रही हैं, तो 85% का मतलब ये है कि आज के तारीख में हरियाणा, और ये ट्रेंड बढ़ेगी। अब जैसे ये पहले हुआ जब विनेश फोगाट हिंदुस्तान वापस नहीं आई थी, आज विनेश फोगाट को जिस प्रकार का समर्थन मिला, जिस प्रकार का स्वागत हुआ, जिस प्रकार वहां पे क्राउड ने ये कहा कि इसको आप भारत रत्न दीजिए, षड्यंत्र के तहत आपने इसका पदक तो छीन लिया लेकिन इसको भारत रत्न दीजिए। और हरियाणा में जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा के साथ चले हैं, बजरंग पूनिया चले हैं, साक्षी मलिक चली है, तो हरियाणा की जनता तो आज के तारीख में जितनी आज के तारीख में इंडिया अलायंस या कांग्रेस के साथ है, जैसे जिसे चुनाव आएगा तो मेरे ख्याल से 90% और 10% का चुनाव रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हरियाणा के अंदर, जैसे खट्टर साहब ने किसानों के साथ किया और बेरोजगारी में पहले नंबर का प्रदेश बना दिया हरियाणा को, हरियाणा की इंडस्ट्री जो है वो दूसरे प्रदेश में जाके सेटल हो गए और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई और किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं हुआ। हर व्यक्ति ये कहता है कि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कोई काम ही नहीं कर रहा। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मेरे घर के बगल में सारे लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रखा है। अब मैं टाउन कंट्री प्लानर के बाद जैसे ही कंस्ट्रक्शन हुआ शिकायत करने पहुंचा, एप्लीकेशन दी, चीफ मिनिस्टर को लिखा, सीएम विंडो, फलाना डिकाना, डीसी, कमिश्नर, कहीं कोई सुनवाई नहीं, पैसा खा खू के उसको 6-7 नोटिस दिए। जब तक उसको नोटिस दिए उसके बाद उसने कंस्ट्रक्शन करा लिया और कोर्ट में जाके कहा साहब तो पुराना कंस्ट्रक्शन है, इसमें रेस्टेंट ऑर्डर दीजिए, उसको रेस्टेंट ऑर्डर मिल गया। तो मेरी चारों तरफ से हवा और धूप रोक दी गई है। तो अगर आपका कोई दर्शक श्रोता ऐसा हो जो हरियाणा में वरिष्ठ अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो या मेरी कोई मदद कर सकता है तो मेरी करे, क्योंकि मैं आज के तारीख में खुद ही इलीगल कंस्ट्रक्शन से परेशान हूं और हरियाणा के अंदर बैठा हूं और हरियाणा के अंदर यहाँ की सरकार के जो मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं वो इतने भ्रष्ट हैं कि वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। तो आज के तारीख में जिस प्रकार से विनेश फोगाट और जिस प्रकार किसानों का, सारे वर्गों का, सारे समाजों का, युवाओं का क्रोध है, मेरे ख्याल से जब 4 अक्टूबर को रिजल्ट्स आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अफसोस होगा कि एक साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र हार जाते। अब हरियाणा में अगर इतनी भद बटेगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसके बाद बीजेपी छोड़ेंगे और महाराष्ट्र में तो भगदड़ मच जाएगी और जो स्थिति होती उससे और ज्यादा खराब हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।